आज के संवाद में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सुमन सिन्हा जी, श्री बालकृष्ण गोयनका जी, श्री दीपक सूद सेक्रेटरी जनरल, श्री विनीत अग्रवाल जी, श्री संजय नायर जी, श्री अजय सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से बात करने का आपने मंच भी दिया, मौका भी दिया। मित्रों, आज जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो विषय को कोरी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आज भारत का एक राजनीतिक मानचित्र का एनालिसिस करिए तो एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें, 2 यूटी की सरकारें और 6 यूटी, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोकल बॉडीज, 30 से 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, 6,40,000 गांव और उनकी पंचायतें, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर हमारा प्रशासनिक ढांचा बनता है। तो जब तक देश का कोई भी नेता, देश का प्रधानमंत्री होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम भारत की कल्पना को जमीन पर नहीं उतारता है, भारत का विकास संभव नहीं है। आप लोग ये 9 साल में जो विकास हुआ है, इसको अर्थतंत्र के ग्राफिक्स की दृष्टि से एनालिसिस करते हैं। उसको तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारा अचीवमेंट है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं। परंतु इसका एनालिसिस एक अलग दृष्टि से भी करना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक नेता, कोई प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर टीम भारत की कल्पना को चरितार्थ नहीं कर सकता है, ये नतीजे जो 9 साल में आए हैं ये नहीं आ सकते हैं। और ये नतीजे का मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समग्र देश को साथ में रखकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। और इसके कारण एक अद्भुत सिनर्जी पूरे देश के अंदर देखने को मिलती है। देश का कोई भी कोना हो, आप एक समान प्रकार का उत्साह, समान प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे, और वाजिब भी था क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा
मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी होगा, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपैरेटिव स्टडी करता हूं। मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने एक भाषण किया था। मैं कोट अनकोट कहता हूं, किसी गांव में अगर आप किसी सब्जी वाली को आप आलू और टमाटर खरीदने के लिए 7 रुपया 50 पैसा ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जो मोदी जी बताते हैं, तो वो कैसे करेगी? इस पर उन्होंने 3 पॉइंट कहे थे। पहला, क्या उनके पास पेमेंट की कोई मशीन है? दूसरा, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है? और तीसरा, वहां के इंटरनेट काम करता है? और आज मैं चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ठेले पर चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है और दूर दूर के गांव तक हो रहा है। मैंने अरुणाचल के गांव में भी देखा है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी देखा है और नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे गांव में फटाक कर यूपीआई का मोबाइल से पेमेंट करते हुए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, अनपढ़ लोगों को देखा है। ये विजन जो है, ये विजन ही देश का विकास करता है। मित्रों, मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो आज मैं बताना चाहता हूं 2022 में कुल 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। यूपीआई की हिस्सेदारी इसमें 52% है। 52% यूपीआई की हिस्सेदारी और इसका मूल्य 126 लाख करोड़ होता है। लगभग भारत में 99% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदम्बरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। ये बताता है कि जब आप नीति का निर्धारण करते हो तब आपके सामने पड़ी हुई सारी संभावनाओं का दोहन करने का आप में मादा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए। तभी जाकर आप देश का नेतृत्व कर सकते हो, तभी जाकर देश को तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो और वो काम मोदी जी ने किया है। इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार का फर्क हम देख रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं। 2047 तक भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, दूसरा 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव कर लें। और मुझे भरोसा है ये दोनों लक्ष्य
पूरे करने के लिए एक मजबूत नींव डालने का काम ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिया है। और अब तक जो अचीवमेंट हुए हैं इसके आधार पर मैं भरोसे से कह सकता हूं कि हम ये कर लेंगे। मित्रों, 2014 में भारत दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर का अर्थतंत्र था और सिर्फ 8 ही साल के अंदर हम आज 5वें नंबर पर खड़े हैं। किसी भी देश ने 11 से 5वें नंबर की छलांग इतनी स्पीड से नहीं लगाई है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लिया है। आईएमएफ ने भारत को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कहा है। 2023-24 के लिए हमारा जीडीपी मतलब 6.1% है, जो G20 में सबसे ज्यादा है। पीएलआई के माध्यम से ही, सिर्फ पीएलआई के माध्यम से 2.34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अब तक सर्वाधिक व्यापार वस्तुओं का निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने 2022 में सिद्ध किया है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। और मित्रों, एफडीआई 83 बिलियन का, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप, इसमें 116 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, एक्सपेंडिचर का फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर के फोकस को हम ले गए और 10 महीने की तुलना में इस वर्ष 29.10% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने खर्चा किया है। जीएसटी कलेक्शन 2022-23 के 10 माह का एवरेज 1.49 लाख करोड़ हुआ है। जो गब्बर सिंह टैक्स कर इसका मखौल उड़ाते थे, उन लोगों को आंकड़े जवाब दे रहे। मैं जवाब नहीं देना चाहता, आंकड़े जवाब दे रहे हैं। इतने बड़े देश में 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को, 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित कर कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर हो, ये व्यापार को कितना बड़ा बढ़ावा दे सकता है, इसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में भी हमारा सुधार हुआ है। मैंने जो भरोसे से कहा कि हम संपूर्ण विकसित देश बनेंगे और 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर लेंगे, ये मजबूत नींव के आधार पर कह रहा हूं, जो मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर डालने का काम किया है। हमारे क्रिटिक भी इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आंकड़े हैं जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहते हैं। मित्रों, मैं एक ऐसा विषय भी कहना चाहता हूं जो शायद आपको लगे कि यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं। जब तक कोई भी देश सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल नहीं अपनाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। आज तक 2014 के पहले इकोनॉमी के विकास के लिए चर्चा करने वाले सभी लोगों ने इंडस्ट्री की चर्चा करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी। यही चर्चा के आसपास हमारा विकास का दायरा, अर्थतंत्र का दायरा यही चर्चाओं में सीमित रहा। परंतु किसी ने देश में 60 करोड़ लोग इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया। 2014 में इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। आप मान सकते हैं, 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था, उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। वो 60 करोड़ लोगों को लिए पूरा दिन कल क्या खाना है उसकी चिंता करने में ही जाता था। ज्यादा से ज्यादा हम हमारे परिवार को कैसे सुविधापूर्ण जीवन दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर इनकी ये चिंता से उनको मुक्त कर दिया। आज हर परिवार के अंदर बैंक अकाउंट है, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर है, 11 करोड़ शौचालय बनाकर हमने हर घर के अंदर स्वच्छता का और स्वास्थ्य का वातावरण खड़ा किया है। 8.7 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है, जो अब तक नहीं पहुंचा था। 18,000 गांवों में जो बिजली पहुंचाना बाकी थी वहां पहुंचाई। 3 करोड़ घर
जहां बिजली नहीं थी उनको बिजली पहुंचाई। पीएम किसान के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को हमने ऋण लेने से ही मुक्त कर दिया। 2 करोड़ लोगों को अपना घर दिया और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा हर परिवार को दे दिया। 5 लाख तक उसको हेल्थ रिलेटेड सारे एक्सपेंस की चिंता से मुक्त कर दिया। 48 करोड़ बैंक खाते खोले। डीबीटी के माध्यम से 53 मंत्रालय की 310 से ज्यादा योजनाओं से 24 लाख करोड़ रुपया सीधा कोई घूस दिए बगैर आज इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसे अनेक विध सुधार इस 60 करोड़ लोगों की जीवन पद्धति को, जीवन की लाइफस्टाइल को, जीवन स्तर को उठाने के लिए मोदी जी ने किए। अब आपको लगेगा इसे इकोनॉमी का क्या लेने है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर 3 करोड़ घर बनते हैं तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जरा आप मुझे हाँ या ना बोलिएगा भैया, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देश भर में पानी की पाइपलाइन बिछाइए, आप जीडीपी बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। 13 करोड़ घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में विकास बिजली पहुंचाएंगे तो विकास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें जीडीपी को तो कंट्रीब्यूट करती है, परंतु मोदी जी ने एक शुष्क ड्राई जीडीपी को मानवीय चेहरा देने का काम, संवेदना देने का काम कर कर इस 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाए और दुनिया भर के अंदर एक मानवीय जीडीपी की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, इसका दुनिया में सबसे पहला उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया। क्योंकि मित्रों, इस सभागार में बैठकर आपको लग सकता है टॉयलेट बनाना अब क्या बात कर रहा है जिसका गृह मंत्री मेरे सामने आकर, क्योंकि आप सब लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हो। मगर आप कल्पना करिए किसी भी कारण से आपका घर का टॉयलेट बिखर जाए तो आप क्या करेंगे। 75 साल तक 10 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट ही नहीं था। और इस तरह से हम विकास के अचीवमेंट नहीं कर सकते। मोदी जी ने ये 60 करोड़ लोगों को इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और अब मैं आता हूं इकोनॉमी पर, क्योंकि ये 7 करोड़ लोग अपने जीवन में एक ही काम करते थे, कल क्या खाना इसकी चिंता करते थे, ज्यादा से ज्यादा घर में कोई सुविधा आ जाए इसकी चिंता करते थे। इनके जीवन स्तर की पूरी चिंता मोदी जी ने कर दी। 5 किलो अनाज भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, चिंता से मुक्त कर दिया। आज अब वो जो कमाता है वो छोटी सी स्कूटी लाता है, घर में पंखा लाता है, कोई बच्चों को पढ़ने के लिए मेज लेकर आता है। इसने स्वप्ने देखना शुरू किया है। 60 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ देश के विकास के साथ, उनके सपने देश के विकास के साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर कोई हो ही नहीं सकता। 60 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ अगर इकोनॉमी को बढ़ाकर करते, एक बिजनेस की भाषा में कहूं तो 80 करोड़ के मार्केट को मोदी जी ने 130 करोड़ का 140 करोड़ लोगों का मार्केट बना दिया, क्योंकि वो 60 करोड़ लोग मार्केट का हिस्सा ही नहीं थे। आज 140 करोड़ का मार्केट बनाया है। इसका सीधा आपको फायदा कभी नहीं दी। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार के साथ साथ, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को प्रेरित किया नीति आयोग के माध्यम से, और निजी उद्योग घरानों को भी प्रेरित किया। आज लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी की 13% है भारत में, और दुनिया में 8% है। आप लोग स्पर्धा को समझते हैं। जब तक हम इसको नीचे नहीं लाते हैं, हम दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट के बाजार में खड़े नहीं रह सकते। 8% और 13% के अंतर को हमें समाप्त करना पड़ेगा। हमने इसका पूरा 5 साल का खाका बनाया। मैं आपको विश्वास देता हूं 5 साल के बाद हम 7.5% लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पहुंचेंगे। लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का हमने प्रोग्राम बनाया है। नेशनल रेल योजना के तहत रेल लाइनों का दोहरीकरण, उसको चौड़ा बनाया जा रहा है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता भारत को दोनों ओर से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हमने परमिशन दे दी है। विद्युत ट्रांसमिशन जो 2014 में 3 लाख सर्किट किलोमीटर था, आज 2022 में 4,63,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन की लाइनें बिछा दी गई है। पहले 600 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, आज 1,72,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी है। नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर थी, अब 1.46 लाख किलोमीटर हो चुकी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करे बगैर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभव ही नहीं था। बहुत दूरदृष्टि के साथ हमने लक्ष्य रखा है कि 5 साल के बाद मतलब 2028 में लॉजिस्टिक कॉस्ट देश की एवरेज से हम नीचे लेकर आएंगे, जिससे इंडस्ट्री को दुनिया भर में हमारी चीजों को निर्यात करने के लिए बहुत अच्छा। एक राजनीतिक स्थिरता को भी मोदी जी ने देने का काम किया है। जब तक पॉलिटिकल स्थिरता नहीं होती, राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है, परिणाम इसमें देश की जनता का भी बड़ा योगदान। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, दूसरी बार 300 सीट देकर मोदी जी को मैंडेट दिया और 10 साल का एक कालखंड भारत के डेमोक्रेसी के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता के कालखंड से जाना जाएगा। इसके कारण नीतियों के निर्धारण में बड़ी सरलता हुई है, नीतियों के इंप्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हुई है और लोग भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा को भी किया। कश्मीर के अंदर टेररिज्म के माहौल को संपूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में 70% से कम हिंसा हो गई है। पूर्वोत्तर में अपसपा लगभग हर जगह से हटा लिया गया है और एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत माहौल बना है, जिससे नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल माहौल बना है। हमने जब कामकाज संभाला तब एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। इसके कारण नीतियों का निर्धारण ही नहीं होता था, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था यूपीए सरकार को। नरेंद्र मोदी सरकार ने दृढ़ता के साथ गवर्नेंस के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का काम किया और एक के बाद एक पॉलिसी का निर्धारण किया। हम नई शिक्षा नीति लेकर आए। मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, ट्रेन मैन पावर 5 साल के बाद कहीं विदेश से आपको लाना नहीं पड़ेगा। मेरी बात पर भरोसा करना। हमारे बच्चे आपकी कंपनियों को और आपके बिजनेस को नर्स करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। हम नई शिक्षा नीति लेकर आए, नई ड्रोन नीति लेकर आए, नई स्वास्थ्य नीति के तहत छोटे से छोटे गांव में प्राइवेट हेल्थ की सारी सुविधाओं खड़ी हो, इस प्रकार का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए, कॉमर्शियल कोल माइनिंग की पॉलिसी लेकर आए, मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेकर आए, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया ने पूरे पैरामीटर्स को जादू की तरफ बदला है। हम उड़ान की योजना को लेकर आए, जिसने देश के अंदर एयरपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी लंबी कतार खड़ी कर दी है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्री को मजबूती के साथ खड़ा रखने का एक हमने एटमॉस्फेयर तैयार किया। ग्रीन इंडिया मिशन, मेरी बात याद रखना, ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन और हाइड्रोजन की पॉलिसी, ये 2 चीज हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाली है आने वाले दिनों में और दुनिया में भारत के लोगों के लिए ये दोनों पॉलिसी स्पेस बनाने वाली पॉलिसी बनने वाली है। स्वच्छ भारत के माध्यम से हमने स्वास्थ्य को मजबूत किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से करप्शन को कर्टेल किया। जैम के आधार पर जनधन, आधार और मोबाइल, ये 3 को जोड़कर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आगे बढ़ाया। बड़ी कठोरता के साथ जीएसटी लेकर आए। उज्जवल डिस्कॉम की शुरुआत की। हमारे डिस्कॉम्स को मजबूत बनाने के लिए एक सर्वग्राही नीति लेकर आए। स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने अर्बन डेवलपमेंट के नए अध्याय गढ़े। पीएलआई 14
सेक्टर में हम लेकर आए और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपया लगाकर, तो मैं छोटी सी चीज बताता हूं, 19,700 करोड़ रुपया लगाकर हम आगे बढ़े। मित्रों, नीतियों के बगैर डेवलपमेंट कभी नहीं होता और नीतियां दीर्घकालीन होनी चाहिए, नीतियां दूरदर्शीपूर्ण होनी चाहिए। अभी हमें बताया कि कुछ कटु फैसले लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए। मेरे वाक्य को ध्यान से सुनना, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं दिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले दिए। एक छोटे से बच्चे को अगर मलेरिया होता है, डॉक्टर क्विनाइन देगा तो दवाई लेते वो रोएगा जरूर, मगर मां ने कठोरता से दवाई पिला दी तो मलेरिया से मुक्त होकर वो किलकारी लगाकर खेलने लगेगा। जब हम फैसले लेते हैं तब हमारे सामने देश का भला होता है, हमारे सामने सेक्टर का भला होता है, हमारे सामने व्यवस्था को इस देश में लाने का प्रयास होता है। हम वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसले नहीं लेते हैं, वरना कभी भी इस देश के अंदर जीएसटी नहीं आ सकता था। हमें मालूम है गब्बर सिंह टैक्स कहने वालों की एक बड़ी फौज इस देश में लगी हुई है, मगर हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। लोगों ने इसका बहुत मखौल उड़ाया। मोदी जी ने जब कोरोना में कहा कि जनता कर्फ्यू, तो मखौल उड़ाया है मित्रों। जनता कर्फ्यू कैसे हो सकता है? और मैं तो आश्चर्यचकित था, मुझे भी डर था, मेरे नेता ने इतना बड़ा ऐलान दे दिया, क्या होगा? 130 करोड़ के लोग किसी नोटिफिकेशन के बगैर कर्फ्यू का पालना करेंगे? आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों, उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था। मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, एक भी सिंगल नोटिफिकेशन के बगैर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक लोग अपने घर में रहे और देश के अंदर सात अर्थ में जनता कर्फ्यू देखा गया। ये स्वीकृति है एक नेतृत्व की, भरोसा है एक नेतृत्व पर। दुनिया के लोग अचंभित थे, ऐसा कैसे हो सकता है, मगर हो गया और इसके कारण देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन आए हैं। मित्रों, आज 9 साल के कालखंड के अंदर ही डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में 1 नंबर पर है। एलईडी बल्ब के वितरण और उपयोग और उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है। सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम बनाने में भारत नंबर 1 पर है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भारत नंबर 1 पर है। दलहन के उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है। दूध के उत्पादन में हम दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं। जूट के उत्पादन में दुनिया में 1 नंबर पर हुए और सबसे ज्यादा रेल इंजन बनाने वाला देश भी अब भारत हो चुका है। इसके साथ साथ मोबाइल हैंडसेट बनाने में हम 2 नंबर पर हैं। सीमेंट के उत्पादन में, जो बहुत बड़ा पैरामीटर होता है डेवलपमेंट का, इसमें हम 2 नंबर पर हैं। स्टील के उत्पादन में 2 नंबर पर है। कॉटन के उत्पादन में 2 नंबर पर पहुंच चुके हैं और चाय के उत्पादन में भी 5 नंबर से 2 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और स्टार्टअप इकोनॉमी, मोटर व्हीकल का उत्पादन, इसमें हम 3रे नंबर पर है और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आज हम 4थे नंबर पर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन में हम 2 और 1 नंबर पर देखते देखते पहुंच जाएंगे, जिस प्रकार का R&D का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। मित्रों, परिणाम मिले, नीतियों का निर्धारण हुआ, पहले एक वातावरण बनाया गया, दूरदर्शी सोच के साथ, कठोरता के साथ, वोट बैंक की लालच करे बगैर फैसले लिए, नीतियों का निर्धारण किया और रूथलेसली नीतियों का इंप्लीमेंटेशन करा। और ये जो मैंने कहा नंबर 1, 2, 3, ये परिणाम हमने विश्व के सामने रखे। मैं थोड़े और भी आंकड़े आपको कहना चाहता हूं मित्रों। 2014-15 में हमारी इकोनॉमी $2.3 ट्रिलियन की थी, आज $3.2 ट्रिलियन की हुई। कोरोना का एक विघ्न आ गया, मगर मानकर चलेगा 25 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी निश्चित रूप से बनने वाले हैं। हम 10वीं रैंक पर थे, 5वीं रैंक पर आ गए। जीडीपी की वृद्धि 6.4% थी, एवरेज औसत वृद्धि 8.7% हुई है। आज भी G20 में हम सबसे आगे हैं। जीडीपी का पूर्वानुमान अलग अलग वित्त मंत्रालय का 6.8 है, आरबीआई का 6.4 है, आईएमएफ का 6 है, वर्ल्ड बैंक का 6.6 है,
मगर इसमें भी G20 में सबसे हम आगे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो बहुत बड़ा पैरामीटर्स माना जाता है, मोदी जी ने जब कार्यकाल संभाला 68,000 था और आज 1,72,000 पर हम पहुंचे हैं। 8 ही साल में इतनी बड़ी छलांग हमने लगाई है। इन्फ्लेशन को 8.5% से कम कर कोरोना के बावजूद 6.7% पर हम स्थित कर चुके हैं। आरबीआई का रिपो रेट 8% से कम कर 6.5% पर लेने का काम किया है। राजकोषीय घाटे को भी हमने कम किया है। फिस्कल डेफिसिट को, रेवेन्यू और फिस्कल दोनों से डेफिसिट को कंट्रोल किया है। अभी 2.9% पर लेकर आए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले तो बजट में डेफिसिट को छिपाया जाता था, जगलरी करती थी। मैं दावे से कह सकता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में कोई जगलरी करे बगैर दोनों डेफिसिट को कंट्रोल कर इकोनॉमी को अपने सारे पैरामीटर्स के 4 कॉर्नर के अंदर लाने का काम किया है। टैक्स रेवेन्यू हमारी 10.4% की वृद्धि से बढ़ी है। शायद आपको मेरी बात अच्छी न लगे, परंतु ग्रोथ इसी से होता है। 5G स्पेक्ट्रम 100% रोल आउट दिसंबर 2023 के पहले हम कर लेंगे। 6G के लिए हमने इनोवेशन अभी से मोदी जी ने शुरू किया दिया है। जीएसटी का राजस्व लगभग एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रति माह तक पहुंचा है और करदाताओं की संख्या आपकी जो फौज है पहले 3.8 करोड़ की थी, आपके परिवार को हमने 3.8 करोड़ से बढ़ाकर 8.22 करोड़ तक पहुंचाने का काम। मित्रों, ये सारे जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में राजनीति नहीं होती है, ये रिजल्ट है, कॉन्क्रीट परिणाम आए हैं। और बाहरी क्षेत्र में भी निर्यात को बढ़ाए हैं, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मैं थोड़ा दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था का हमारा आकार मैंने पहले बताया, वैश्विक जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी दशकों में बदलाव आता है साहब। वैश्विक जीडीपी में आप सभी लोग समझते हैं, वैश्विक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है बदलना है तो दशकों में थोड़ा 0.01% बदलाव आता है। 2.60 था 2014 में। ध्यान से सुनिएगा, वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2.60% थी। 2022 में 31 मार्च को 3.40% करने में हम सफल रहे हैं। सेवाओं में हिस्सेदारी 2% थी, इसकी जगह 2.20 हुआ है। एफडीआई फ्लो विश्व का जो है इसमें हमारी हिस्सेदारी 2.10 थी। 2.10 से बढ़कर एफडीआई इनफ्लो में 6.7% पर भारत पहुंचा है, 3 टाइम बढ़ा है। ऑटो प्रोडक्शन में 7वें नंबर से तीसरे स्थान पर आए। स्टील प्रोडक्शन में 4 से 2 पर, मोबाइल प्रोडक्शन में 12 से 2 पर। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 4 थी, बढ़कर 116 हुई। ब्रिक्स में भारत का आर्थिक वजन, ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी में हमारा हिस्सेदारी 14% था, अब बढ़कर 29% हुआ है। इमर्जिंग मार्केट में हिस्सेदारी 7% थी, अब 15% हुई है। जलवायु प्रदर्शन में और जलवायु परिवर्तन में हमारे इंडेक्स में हम 31वें स्थान पर थे, अब 10वें स्थान पर आए। इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद भी विश्व को बचाने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83वें नंबर थे, 46 आए। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स में 103 पर थे, 49 पर आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 पर थे, 63 पर आए। कोयला प्रोडक्शन 610 मिलियन टन था, अब 778 हो चुका है। बिजली की हमारी क्षमता 223 गीगावाट थी, अब 400 गीगावाट हो चुकी है। और ऊर्जा का घाटा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, जो ऊर्जा का घाटा 8.7% था, मतलब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी से हम 8.7% कम ऊर्जा उत्पादन करते थे, अब 0.40 रहा है। मैं बोल रहा हूं तब शायद ये 0.40 भी चला गया होगा। मित्रों, ये जो अचीवमेंट्स हुए, ये कठोर फैसले, सटीक नीतियों का निर्धारण और नीति जो तय हुई है, इसका
कठोरता के साथ इंप्लीमेंटेशन और व्यवस्था में से कंप्लीट भ्रष्टाचार का उन्मूलन, ये 4 पिलर पर हमने इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसके बहुत अच्छे नतीजे भी मिले हैं। मेरे पास समय खत्म होने आया है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 2013 में हमारे पास 20,000 किलोमीटर था, आज 51,000 रेलवे का लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन 51,000 किलोमीटर का हो चुका है। हाईवेज 81,000 किलोमीटर थे, अब 1,40,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट 70 थे, आज 141 है। मेट्रो रूट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, बताने जैसे नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं। आज 710 किलोमीटर मेट्रो रूट बन चुके हैं। पोर्ट्स पर माल की आवाजाही मेजर पोर्ट्स पर 801 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, वो बढ़कर 1598 लगभग डबल हुई है। और माइनर पोर्ट पर 599 थी, 600 थी, उसको बढ़कर 1224 हुई है। तो ये सारे आंकड़े जो बने हैं, ये सटीक नीतियों के निर्धारण के कारण। और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है संपूर्ण विकसित भारत का। एसोचैम जैसी संस्थाएं इन नीतियों का पूर्णतया अभ्यास कर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बीच में सिनर्जी खड़ा करने का काम करना चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से देश की इंडस्ट्री के, दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, साइज और स्केल बदल दीजिए, समय आपकी राह नहीं देखेगा, ये मौका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय इंडस्ट्री ने साइज और स्केल दोनों को बदलने का समय आ चुका है। साहस करिए, आगे बढ़िए, भारत को आगे बढ़ाइए। और मोदी जी ने जो हमारे सामने 2047 का लक्ष्य रखा है, हम सब इस लक्ष्य की परिपूर्ति करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, स्वागत किया और आपके साथ बात करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, sir. Your inspiring words deserve this standing ovation that we've got. We are very inspired of our journey, and I'm sure each one of you feels like a very proud Indian today. I would now like to request Shri Deepak Sood, Secretary General ASSOCHAM, to invite the industry views, and please bring in a few comments from industry leaders on what they've heard so far and what they'd like to share with the Honorable Minister. Adharaniya Mantri Mahoday, thank you so much.